अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं यार? ठीक ठाक हैं आप? सो यार, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल से ए टू ज़ी हर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने कैसे पाकिस्तान से श्रीलंका ट्रैवल करना है, क्या खाना पीना है, क्या आपके एक्सपेंसेस आएंगे, कहाँ पे रहना है, किधर किधर घूमना चाहिए। सो दिस वीडियो इज़ इंटायरली अबाउट श्रीलंकन ट्रिप फ्रॉम पाकिस्तान। सो सिट बैक, एन्जॉय एंड हैव योर पॉपकॉर्न्स यार। अच्छा, इस तरह है कि सबसे पहले यार किसी भी ट्रिप का आपको प्लान बनाना होता है कि आपने वहाँ पे कितने डेज़ के लिए जाना है और आपका पर्पस क्या है जाने का। मेरा 15 डेज़ का ट्रिप था और मेरा पर्पस था कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सिटी लाइफ एंजॉय करनी है, लोकल लोगों से इंटरेक्ट करना है और मैंने वहाँ के जो ब्यूटी स्पॉट्स हैं, जो नेचुरल स्पॉट्स हैं, उनको भी देखना है। लेकिन प्रायोरिटी मेरी थी कि मैंने लोगों से इंटरेक्ट करना है। तो इसके ऊपर बेस करके मैंने अपना पूरा प्लान, जो ट्रिप था, वो प्लान किया था। 15 डेज़ में से 7 डेज़ मैंने कहा मैं सिटीज़ में रहूँगा और मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँगा, हॉस्टल लाइफ एंजॉय करूँगा और फॉरेनर से इंटरेक्ट करूँगा। और बाकी के जो 7 डेज़ होंगे उसके अंदर मैं जितने भी उनके टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जितनी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं या जो सी साइड हैं, बीचेस बहुत सारे हैं श्रीलंका में, उनमें मैं जाऊँगा। आपने अगर 15 दिन रहना है तो आपके अंदाज़न 1.5 लाख रुपए के करीब स्पेंड होंगे। आप पर डे का श्रीलंका का एक्सपेंस ना 5,000 का अपने माइंड में रखें। 5,000 के अंदर आपकी डेली की ट्रैवलिंग कॉस्ट, आपका फूड और आपका हॉस्टल। फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये का आपका हॉस्टल है, ठीक हो गया। आपकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट 1,000 रुपये से ज़्यादा की डेली की नहीं आनी। आप जिधर भी घूमे फिरेंगे, बेशक आप बस से जाएँ या इवन आप खैर बस से जाएंगे तो वो तो बहुत ही कम पड़ेंगे, लेकिन अगर आप जो है ना रिक्शे से जाते हैं, घूमते फिरते हैं, रोज़ का एक प्लान बनाते हैं कि जी मैंने आज ज़ू निकल के जाना है, तो आप जाएंगे तो आपके मुश्किल से 500-1,000 रुपये स्पेंड नहीं होंगे। तो आप 2,000 रुपये आपके उसके हो गए हॉस्टल के। 2,000 रुपये आप 2,000 बहुत ही ज़्यादा भी लगा लें तो ट्रैवलिंग कॉस्ट 2,000 हो जाएगी और 1,000 रुपये आपके खाने का डेली का आराम से, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अगर आप खींचें और थोड़ा सा आप सुकून से रहें तो 5,000 रुपये आपके पर डे के स्पेंड होंगे श्रीलंका में। उसको फिर आप नंबर ऑफ़ डेज से मल्टीप्लाई कर लें, वो टोटल आपका एक्सपेंस होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 दिन रहना है, आपका 1.5 लाख रुपए का अगर आपका माइंड में आ रहा है, आप फिर भी 25,000 रुपये ऊपर रख लें कि वो ऊँच नीच कोई हो जाती है, बंदा बीमार हो जाता है, कुछ ना कुछ ऊँच नीच हो जाती है। तो अगर आपका 1.5 लाख का खर्चा आ रहा है, आप 2 लाख रुपये अपने पास रख लें। मैं अपने साथ 2 लाख रुपये रख के गया था, मैं बड़े सुकून से मैंने एंजॉय किया, फिर भी काफ़ी सारे पैसे मेरे बच गए। अच्छा, अब मैं आपको ना डिटेल से गूगल मैप के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको श्रीलंका में कौन सी सिटी में लैंड करना चाहिए और किन किन सिटीज़ में कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेट्स से अगर आपने भी 15 डेज़ जाना है, 15 डेज़ से कम मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, वरना आपको बहुत ही भाग दौड़ होगी। 15 डेज़ से ज़्यादा ही आप प्लान करें तो मिनिमम 15 डेज़ का माइंड में रखें। और फ्लाइट जो है ना वो हर मंडे को होती है, तो इसलिए फिर आप बाकी वीक डेज़ में तो प्लान करनी चाहिए, या तो 7 डे का करेंगे या 15 डेज़ का आप प्लान करेंगे, क्योंकि हर मंडे को फ़्लाइट होती है कराची या लाहौर से। अब यहाँ से मैंने लाहौर से फ़्लाई किया, इस्लामाबाद से लेके यहाँ तक मैं बस में आया। यहाँ से मैंने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाई किया। ये इंडिया के ऊपर से होती है आपकी फ़्लाइट जो है 3.5 या 4 घंटे में आपको ये पहुंचा देगी। अब ये आ गया आपका श्रीलंका। अब श्रीलंका के अंदर यहाँ पे इनका है कोलंबो एयरपोर्ट, जो है वो कोलंबो में नहीं, एयरपोर्ट कोलंबो से अंदाज़न कोई 40-50 मिनट के ये कार ड्राइव पे है। ये है बंदरनाग के इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक और सिटी है जिसका नाम है नेगम्बो, मतलब बेसिकली छोटी सी सिटी है, वहाँ पे इनका एयरपोर्ट है। और यहाँ से आप फिर बस लेके आगे आते हैं। अब ओवरऑल प्लान क्या है? ओवरऑल प्लान ये है कि पहली बात तो आपने इसी एयरपोर्ट पे आना है, इसी एयरपोर्ट पे आपने आगे लैंड करना है, ठीक है। इसके बाद आगे आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सीधा बस लेके आप आ जाएँ कोलंबो, जिसका मैं भी आपको आगे सारी डिटेल्स बताऊँगा। ये भी आप जो है ना मोटा मोटा प्लान सुने। आपने मतलब एयरपोर्ट पर लैंड करके आप कोलंबो आ गए। अब दो तरीक़ों से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स श्रीलंका को ट्रैवल करते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज घूमते हैं या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो अब आप मतलब कि पहले सारे आते हैं कोलंबो, जब वो उनका पहला स्टे कोलंबो में होता है। अच्छा, अब इसके अंदर श्रीलंका के अंदर जो ओवरऑल अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, जो मेन जगह देखने वाली है ना, वो इस आधे हाफ से मतलब बॉटम हाफ पे है। साउथ ऑफ श्रीलंका सारा देखने वाला है तो एक जगह देखने वाली होती है, लेकिन अगर आपने लिमिटेड टाइम है आपके पास तो एक स्पेसिफिक आपने एरिया ही देखने हैं ना, तो उसके अंदर हाफ से नीचे जो श्रीलंका है ना, ये देखने वाला है। इससे जो ऊपर है वो इतना डेवलप्ड नहीं है। जो सेकंड बिगेस्ट सिटी है इनकी वो है कैंडी। कोलंबो पे आप लैंड करेंगे या 1-2 दिन आपने यहाँ पे गुजारे, उसका फिर आपने यहाँ से बस पकड़ ली और आप इस हाईवे से होते होते कोलंबो से यहाँ पे आ गए कैंडी। उसके बाद आप कैंडी से 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे आप लेग अप करें, और यहाँ पे एक देखने वाली जगह है, यहाँ पे ये सिगरिया। ये जो सिगरिया है ना, यहाँ पे सिगरिया की बहुत बड़ी रॉक्स हैं, बड़ी फिट किस्म की,
वो लोग देखते हैं। एक बहुत बड़ा सा पत्थर है जो कि ज़मीन के ऊपर है और वहाँ पे जाके लोग, ये बेसिकली हाइकिंग स्पॉट है। तो यहाँ पे 2-4 घंटे की ऊपर हाइकिंग होती है। तो लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ से कोलंबो से कैंडी आते हैं, यहाँ पे एक इसको यहाँ पे स्टे करते हैं, फिर वहाँ पे 1-2 दिनों का प्लान बनाते हैं, यहाँ से सिगरिया का रोड पे जाते हैं और फिर यहाँ पे वो सिगरिया पहुँचते हैं। सिगरिया में वो 2-4 घंटे की हाइकिंग करते हैं। लेकिन क्योंकि हाइकिंग मेरे प्लान में थी नहीं, हाइकिंग मैंने करनी नहीं थी, इसलिए मैं सिगरिया गया ही नहीं था। जो अगली जो बिगेस्ट जो फेमस स्पॉट है कैंडी के बाद शहर नीचे, वो है एला। ये एला है, ये उससे अगला बड़ा स्पॉट है। ये एला सिटी है छोटी सी। जो श्रीलंका की जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो ट्रिप है वो है कैंडी टू एला ट्रेन राइड। या आपने, ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेन राइड है। तो आपने यहाँ पे कैंडी पहुँच के यहाँ पे रेलवे ट्रैक से इनका ट्रेन के थ्रू आपने ये कैंडी से होते होते इस रोड से होते होते ये नुवारा एलिया के पास जब ये पहुँचती है ना ट्रेन, तो बहुत ही खूबसूरत एरिया है और इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे मेडोज़, इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं। जिस तरह सारे रास्ते के अंदर जो है ना, क्योंकि श्रीलंका फेमस है फॉर दी टी प्लांटेशन, यहाँ की चाय बड़ी मशहूर है, तो पूरे रास्ते में टी प्लांटेशन हुई हुई है, टेरेस्ट फार्मिंग हुई हुई है। पूरा रास्ता ये बहुत जन्नती और ख़ूबसूरत रास्ता है पूरी ट्रेन राइड। और 350 रुपये या 250 रुपये की टोटल टिकट है ट्रेन का, और ये पूरा 7 घंटे की ये ट्रेन राइड है। पहले ये नुवारा एलिया भी आप चाहें तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे नुवारा एलिया में भी स्टॉप करते हैं, लेकिन ये कोई बड़ी जगह नहीं है, बहुत ही छोटा सा गांव है। तो यहाँ भी आसपास अगर आपने लोकल एक्सपीरियंस करना कर सकते हैं। वो मतलब मैंने तो डायरेक्टली कैंडी से ट्रेन ली और यहाँ से मैं सारा होते होते मैं यहाँ पे एला में फिर मैंने आके एक रात गुजारी थी। यहाँ पे एला में मार्केट भी है, यहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज़ भी हैं, बैंक शैंक, खाने पीने के रेस्टोरेंट, सारी चीज़ इस तरह की, जिस तरह के हमारा जो है ना मरी है ना, आप कह लें यहाँ पे एला है। एला से होते हुए फिर अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स करते हैं, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के 2 अट्रैक्शंस होती हैं। एक तो ये देखें, यहाँ पे 2-3 नेशनल पार्क हैं। एक है ये उड़ा वाला नेशनल पार्क और दूसरा है ये वाला, ये नेशनल पार्क। ये 2-3, बल्कि ये वाला याला नेशनल पार्क भी है, ये उड़ा वाला नेशनल पार्क भी है। तो अगर आपको शौक़ है कि आपने जंगलों में जाके सफारी करनी है, अगर ये आपके प्लान में है, अगर आपको इसमें अट्रैक्शन लगती है, तो फिर आप क्या करें कि आप एला से होते होते बस पकड़ें और आप यहाँ पे ये उड़ा वाला की जो सिटी है यहाँ पे आके स्टे कर लें। यहाँ पे इनका जो सफारी है, हाथी शाती और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें वो देख सकते हैं। इस तरफ आएँ तो आप यहाँ पे इनके लॉयंस और टाइगर्स, ये याला नेशनल पार्क में तो ये देख सकते हैं, ये याला स्टेक नेशनल पार्क। ये 2 अट्रैक्शन आपके पास हैं। मैंने इन दोनों को स्किप किया क्योंकि मेरा ये सफारी वगैरह देखने में इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं, क्योंकि श्रीलंका बीचेस के लिए फेमस था, तो मैं ज़्यादा, मुझे सिटी लाइफ और बीचेस और इन चीज़ों में था, तो मैं यहाँ से एला से मैंने डायरेक्टली बस पकड़ी। सॉरी, मतलब खैर मैंने तो अपनी प्राइवेट, हमने कार बुक कराई थी। मुझे कुछ इंडियन फ्रेंड्स मिल गए थे, उनके साथ हमने प्राइवेट अपनी टैक्सी और कार बुक करा ली। और मेरा ख्याल है 2-2.5 घंटे का जो डिस्टेंस था, 1.5-2 घंटे का, पता नहीं कितना था, याद नहीं है मुझे। तो वहाँ से एला से लेके तो मैं डायरेक्ट आ गया था मरीसा, यहाँ पे मरीसा। तो मतलब कि यहाँ से मैं, यहाँ आप देखें कि कोलंबो से गया कैंडी, कैंडी से गया एला, एला से होते हुए यहाँ पे मैं मरीसा आ गया। फिर मतलब प्लान ये है कि यहाँ से घूमते घूमते कोस्टल लाइन से वापस कोलंबो जाना है। और दूसरी स्ट्रेटजी जो है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की क्या होती है कि वो यहाँ पे कोलंबो से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। यहाँ से पहले जाते हैं मरीसा, देखिए जितने ये 2-3 फेमस जगह हैं, हिकाडुआ, गॉल और मरीसा, ये 3 यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह हैं कोस्टल लाइन पर। बड़ी हिकाडुआ पे यहाँ पे इनके टर्टल्स बड़े फेमस हैं। यहाँ पे उनवाटूना का बीच है, ये गॉल बीच है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली श्रीलंका जो थी ये डच की, पोर्टुगीज़ और ब्रिटिश की कॉलोनी होती थी। तो ये पूरी सी साइड के ऊपर यहाँ पे इनका गॉल, ये मेन सिटी है, यहाँ पे इनका फोर्ट होता था, एक बड़ा सा किला है। तो ये गॉल एक अट्रैक्शन है, गॉल फोर्ट लोग देखने आते हैं। तो फिर गॉल फोर्ट से छोटी छोटी बाकी जगह भी हैं, ये उनवाटूना है, हिकाडुआ है। लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ होता हुआ गया था, मैंने यहाँ पे स्टे नहीं किया। मैंने ये डायरेक्टली मरीसा में आके स्टे किया 1 रात, फिर मैंने गॉल में 2 रातें स्टे किया, बल्कि मरीसा में 2 रातें मैंने स्टे किया, गॉल में 1 रात स्टे किया। फिर मैं यहाँ से डायरेक्टली होते हुए मैं वापस चला गया कोलंबो। फिर कोलंबो में 3-4 रातें मैंने और स्टे किया। अब बात आती है वीज़े की। मैंने श्रीलंका की वेबसाइट से जाके वीज़ा अप्लाई किया था, उसमें मैंने पूरा डिटेल्ड से व्लॉग बनाया है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक कर दूँगा, क्या उसका प्रोसेस था, किस तरह मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। मुश्किल से आप कह लें कि नॉर्मली तो लोगों को 2-3 दिनों के अंदर वीज़ा, उनका ई वीज़ा लग के आ जाता है। $20 टोटल ख़र्चा है, $20-25 टोटल ख़र्चा था।
पाकिस्तान से, बाकी कंट्री से $50-60 भी है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा अच्छा एक पैकेज दिया हुआ है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे श्रीलंका के रिलेशनशिप हैं, इस वजह से मेरा ऑलमोस्ट कोई 2 वीक्स के बाद, 15 दिन के बाद मेरा वीज़ा लग के आ गया था। वैसे मुझे एम्बेसी ने कहा था क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश है, तो मैंने उनको कॉल करके पूछा था, वो कहते हैं कि अंदाज़न महीने से 1.5 महीने का टाइम है नॉर्मली लग रहा है, लेकिन मेरे 15 डेज़ में ही लग के आ गया था। तो आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके उस व्लॉग पे क्लिक करें और वहाँ पे जाके सारा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। आप जाके अप्लाई कर दें आज, और आपका अंदाज़न 15-20 दिनों में आपका वीज़ा इससे भी पहले लग के आ जाए। और वो बेसिकली ई वीज़ा है, आपको ईमेल हो जाएगा, वो पूरी आपने उसकी फ़ोटो कॉपी करा लेनी है, बस वही आपका वीज़ा आपको हर जगह दिखाना होगा एयरपोर्ट वगैरह पे। वीज़े के बाद बात आती है जी फ़्लाइट्स की। मैंने श्रीलंकन एयरलाइन के ऊपर ट्रैवल किया था, जिसकी इस्लामाबाद से मैं हूँ, तो इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट कोई नहीं जाती श्रीलंका, तो या तो कराची से जाती है या लाहौर से जाती है। तो मैंने पहले इस्लामाबाद से लाहौर मैंने बस पकड़ी, मैं लाहौर चला गया। लाहौर से मेरी फ़्लाइट थी सुबह AM के अंदर, 4-5 बजे की सुबह की फ़्लाइट्स होती हैं। वो 1-1:30 बजे मैं रात को एयरपोर्ट चला गया और फिर एयरपोर्ट पर रहा, और मेरी तो खैर फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई थी। फिर मेरी सुबह वो जो 5 बजे चलनी थी फ़्लाइट, मेरी सुबह 11-12 बजे चली, क्योंकि अक्सर मैंने सुनने में आया कि जी पाकिस्तान से जो फ़्लाइट जाती हैं अक्सर डिले हो जाती हैं, तो आपको उसके हिसाब से अपना जो है ना वो कपड़े शपड़े उसके हिसाब से लेके जाने, ताकि एयरपोर्ट पर अगर आपको कुछ स्टे करना पड़ भी जाए। श्रीलंका से वापस पाकिस्तान आते हुए इतनी फ़्लाइट डिले नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान से श्रीलंका जाते हुए फ़्लाइट्स डिले होती हैं। इसका आपने माइंड में रखना है। खाने पीने की चीज़ आपके पास होनी चाहिए। रात को अगर आपको कहीं पे सोना पड़ जाए, मुझे वहीं पे चटाई पे सोना पड़ा था एयरपोर्ट के ऊपर ही 5-7 घंटे। उसके बाद फ़्लाइट पे टोटल मेरा खर्चा हुआ था 81,000 रुपीज़। रिटर्न फ़्लाइट थी, रिटर्न टिकट कराए बगैर भी श्रीलंका जा सकते हैं, 1 वे फ़्लाइट बुक करा के भी उसके ऊपर भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं करते, आराम से आप जा सकते हैं। लेकिन अच्छा होता है कि आपके पास रिटर्न फ़्लाइट हो, ताकि उनको आपके प्लान का पता हो, वरना वो प्रॉब्लम कोई भी नहीं होती। नॉर्मली काफ़ी सारे ट्रैवलर जो थे वो रिटर्न फ़्लाइट के बगैर भी वहाँ पे गए थे, वहाँ पे जाके वो फिगर आउट करते हैं कि हमने कितने दिन रहना है। तो कराची या लाहौर एयरपोर्ट पे आपसे सिर्फ आपका वीज़ा मांगेंगे, ई वीज़ा जो आपने प्रिंट कराया होगा, जो आपको ईमेल में मिला होगा, और आपके पास फ़्लाइट का टिकट होना चाहिए। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। और आपका इमिग्रेशन प्रोसेस आधे घंटे का ऑलमोस्ट होगा, वो आपका आराम से हो जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं करेंसी एक्सचेंज की। आपने फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए आपका पूरा 15 दिन के ट्रिप पे स्पेंड होता है, आप पाकिस्तान से 1.5 लाख रुपए के इक्वलेंट के डॉलर यहाँ से एक्सचेंज करा के अपने साथ वॉलेट में ले जाएँ। अब वहाँ पे जाके आपने ना साथ थोड़े थोड़े करके डॉलर्स आपने एक्सचेंज कराने, सारे एक साथ नहीं कराने, क्योंकि जितनी स्पीड से वहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही है। मैं 15 दिन में रहा, तो मैं पहले दिन 205 का डॉलर था, और उसके बाद फिर डॉलर होते होते वो 350-300 पे पहुँच गया। तो वहाँ पे हालात इस तरह के हैं। तो आपने क्या करना है कि पहले एयरपोर्ट पे, वहाँ पे श्रीलंकन एयरपोर्ट पे पहुँच के ना, वहाँ पे जो करेंसी एक्सचेंज होती है, वहाँ से आपने ना 20-30-40 डॉलर आप एक्सचेंज करा लें, इतने कि सिर्फ आपके रास्ते के बस के कुछ आपने एयरपोर्ट से कुछ खाना पीना पानी शानी लेना है, तो आपके मतलब 5-6 हज़ार रुपये सिर्फ हों उस दिन के लिए। ठीक हो गया। थोड़े से डॉलर आपने एक्सचेंज करें एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट पे रेट बहुत कम होता है। तो 205 रुपये अगर आपको एयरपोर्ट पे मिल रहा है, तो आपको बाहर मार्केट में, मेन मार्केट में जाकर आपको 250-300 रुपये का रेट मिलेगा। इतना ज़्यादा फ़र्क है। तो फिर आप क्या करें कि मेन जब अपने हॉस्टल पहुंच जाएं, फिर शाम के टाइम निकलें और करेंसी एक्सचेंज जाएं। वहाँ पे हर बंदा, हर शॉप करेंसी एक्सचेंज करती है। वहाँ पे ये हालात है, क्योंकि वहाँ पे डॉलर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि ज्वेलरी, गोल्ड की शॉप आपको बड़े अच्छे रेट देंगी, वो आपसे डॉलर ले लेंगे तो आपको अच्छे रेट देंगे। जनरल स्टोर जो हैं वो आपसे डॉलर अच्छे रेट पे ले लेंगे, और इस तरह। लेकिन ये कि हॉस्पिटल्स वगैरह ये बहुत ही थोड़ा रेट देते हैं। जिस तरह मैंने कोविड का टेस्ट कराने गया, तो मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल ने वही रेट दिया जो कि गूगल पे था, 200 रुपये। हालांकि मेन मार्केट में वो 250-300 रुपये रेट चल रहा था। तो इसलिए आपने हॉस्पिटल्स वगैरह से ना कराएं, आप या तो करेंसी एक्सचेंजर्स हैं उनसे कराएं, या तो गोल्ड की शॉप से कराएं, तो आपको बहुत अच्छा रेट दे देंगे। पहला ऑप्शन ये है कि आप पिकमी ऐप, जिस तरह ये करीम ऊबर होती है, वहाँ पर पिकमी ऐप चलती है। पिकमी ब्रैकेट में श्रीलंका लिखा हुआ है, ये आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर ऊबर चलती है। 2 ऐप चलती हैं। पिकमी के थ्रू आप खाने भी पीने भी ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर में, जिस तरह हमारे यहाँ फूड पांडा है, वही चीज़ पिकमी के अंदर भी हो जाती है वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद एक तो पिकमी से आप जो है ना वहाँ पे टुक मंगवा सकते हैं। रिक्शे वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो मेन वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो या तो बसेज़ हैं, या तो बाइक्स हैं, या तो रिक्शे हैं। ये 3 चीज़ें चलती हैं। और बसेज़ के अंदर 2 तरह की बसेज़ हैं, या तो गवर्नमेंट वाली बसेज़ हैं और जो कि एसी के बगैर हैं, या तो एसी वाली बसेज़ हैं जो कि प्राइवेट बसेज़ हैं। अब जब आप कोलंबो के एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, तो वहाँ से आपने 45 मिनट्स की अंदाज़न बस ड्राइव है। एयरपोर्ट से आप बाहर निकलेंगे, वहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं, वो हर 15-15 मिनट के बाद वो बसेस चलती हैं, आपको सीधा ले जाएंगी फोर्ट बस स्टॉप में, जो मेन एक बस स्टॉप है एयरपोर्ट से अंदाज़न 40 मिनट के डिस्टेंस पे कोलंबो सिटी के अंदर। बस पे आप वहाँ पे पहुँचेंगे, अंदाज़न 250-300 रुपये आप देंगे, एसी वाली बस में आपको पहुँचा देगी। वहाँ से आपने पिकमी ऐप से रिक्शा पकड़ना है, और रिक्शा आपसे कुछ 200-250 रुपये और लेकर आपके हॉस्टल के अंदर आपको पहुँचा देगा, कोलंबो में कहीं भी।
अंदाज़न वहाँ पे। अगर आपने पिक मी ऐप के थ्रू नहीं कराना तो वहाँ पे आपको ओपन रिक्शे भी घूम रहे होते हैं जिनके ऊपर मीटर लगा होता है, वो आपको डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट डबल चार्ज करते हैं। तो पिक मी अगर आपको 250 रुपये ले रही है तो वो जो है वो आपसे 400-500 मांग लेंगे, तो इसलिए पिक मी बेहतर रहती है। तो एक तो ये चीज़ होगी। अब जो कोलंबो है वो बेसिकली जो है ना सब सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, जिस तरह कोलंबो 1, कोलंबो 2, कोलंबो 3, कोलंबो 4। तो कोलंबो 1 टू कोलंबो 7 टू कोलंबो 6 तक तो सारा ये डेंसली पॉपुलेटेड है, शहर है। उसके बाद कोलंबो 7, 8, 9 फिर आगे ये गाँव शाँव टाइप जगह शुरू हो जाती है। तो मेन ये, तो मैं कोलंबो 5 में रह रहा था। तो जो ये फोर्ट वाला एरिया जहाँ पे मेन बस स्टॉप है, यहाँ से आगे फिर कोलंबो 1, कोलंबो 2, कोलंबो 3 से शुरू होता है। और जहाँ भी आपने अपनी बुकिंग कराई हुई है, आप booking.com ऐप है, उसके थ्रू आप बुकिंग करा सकते हैं पहले से एडवांस में, विदाउट पेइंग एनीथिंग अप फ्रंट। आप बुकिंग करा लें अपने नाम के ऊपर और उनको अपने चेक इन के टाइमिंग बता दें, और जब आप अपनी पिक मी के थ्रू, रिक्शे के थ्रू आप अपने हॉस्टल पहुंच जाएँ, वहाँ पे जाके उनको अपने दिखा दें भाई ये मेरी बुकिंग थी, बस सिंपली वो आपसे पैसे एडवांस में चार्ज करेंगे। और वही आपने दो रातें रहनी है, 3 रातें रहनी है, वो आपसे पैसे लेंगे। अंदाज़न आप कह लें कि पर नाइट, अगर मैं पूरे श्रीलंका की बात करूं तो पर नाइट आपको कोई 1800 से लेके कुछ 3000 तक के अच्छे हॉस्टल मिल जाएंगे। अब जो मेन सिटीज़ हैं, कैंडी हो गया या कोलंबो है, यहाँ पे आपको 2000 से लेके 3000 के बीच में अच्छे हॉस्टल मिल जाएंगे। और जो बाकी जगह हैं, एला, नवारा एरिया, जो कि थोड़े से आप कह लें कि रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको 2000 से कम भी मिल सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक स्विमिंग पूल की बात है, स्विमिंग पूल जो है ना वो मेन सिटीज़ में ही हैं ज़्यादा, क्योंकि नवारा एरिया और एला तो ये ठंडी जगह है निस्बतन, मरी की तरह, तो वहाँ पे स्विमिंग पूल का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको कैंडी में स्विमिंग पूल मिल जाएंगे हॉस्टल के अंदर, कोलंबो में मिल जाएंगे। और एक वो ऐड ऑन ही होता है अगर हॉस्टल में हो। होटल्स में भी आप लोग रह सकते हैं, लेकिन होटल में मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि होटल के अंदर फिर वो ट्रैवलिंग की वाइब नहीं आती। आपका एक तरह का ना डिस्टेंस होता है। अगर आपने वो ट्रू ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस लेना है, आपने लोकल ट्रैवलर से, इंटरनेशनल ट्रैवलर से इंटरेक्ट करना है, क्योंकि हॉस्टल में यह है कि एक ही रूम के अंदर आपके मल्टीपल डबल बेड्स लगे हुए होंगे। वहाँ पे कोई जर्मन का कोई बंदा, कोई जर्मनी से रह रहा होगा, कोई यूरोप में है, कोई यूके से आया हुआ है, एज होल यूरोप से आए हुए हैं, कोई अमेरिका से आया हुआ है, कोई एशिया से आए हुए हैं। तो पूरे मतलब दुनिया से लोग आए होते हैं, तो आपको एक बड़ा अच्छा एक इंटरेक्शन होता है। इंडिया से आए हुए हैं तो हॉस्टल ही मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूँगा। मेरे कोलंबो में हॉस्टल मेरा था कोई 2200 रुपये का हॉस्टल था, और कैंडी में मेरा ख्याल है इसी तरह मेरा 2200 समथिंग का था, 2000 का था। और एला और नवारा एरिया में 1800 इस तरह के रेट के थे। तो मतलब रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको हॉस्टल मिल जाते हैं आराम से। उन हॉस्टल के अंदर ब्रेकफास्ट कुछ में जो 2000 रुपये से ऊपर के हैं उनमें कुछ में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, लेकिन वो ब्रेकफास्ट भी नाम का होता है, तो इससे बेहतर है कि आप ब्रेकफास्ट को ना ही माइंड में रखें, आपने अपना खाने पीने का इंतज़ाम करना है। खाने पीने में हलाल फूड्स की बात की जाए तो मैंने तो चिकन और जितना भी गोश्त वाले आइटम्स हैं इनको मैंने छेड़ा ही नहीं, इनको मैंने नहीं यूज़ किया। वहाँ की जो मेन डिशेज़ हैं वो एक है कोतू बेसिकली क्या करते हैं वो कि वो पहले रोटियाँ बनाते हैं, और रोटियों को फिर एक ग्राइंडर मशीन के अंदर ग्राइंड करके ना उसकी सवैयाँ सी बना देते हैं, या उसको बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं। उसके अंदर फिर वो मुख्तलिफ उसके अंदर फिर चिकन कोतू भी होता है, मटन कोतू भी है, फिर एग फ्राइड राइस कोतू भी है। तो उसके अंदर फिर उस रोटी के को सालन की तरह मिक्स करके अच्छा सा एक वो डिश बनती है इनकी कोतू। तो मैंने वो कोतू काफ़ी अच्छा, फ्लेवर भी पाकिस्तानियों के लिए अच्छा होता है, स्पाइसी सा होता है। और जो चीज़ फेमस है कि जी श्रीलंका के अंदर स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, आके पेट ख़राब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हालांकि यहाँ पे बहुत इस्लामाबाद से हूँ, कराची वाले निस्बतन फिर ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं, इस्लामाबाद वाले हम बहुत कम स्पाइसेस खाते हैं। स्टिल मुझे कोई ख़ास स्पाइसेस नहीं लगी, मुझे बल्कि फ्लेवर मज़े के लगे हैं, तो वो स्पाइस का इतना इशू नहीं है। तो कोतू मज़े का है, मैंने वो खाया है, लेकिन वो भी एग फ्राइड राइस कोतू जिसमें चिकन ना हो। उसके अलावा मैंने पिक मी ऐप से चिकन फ्राइड राइस भी मैंने बहुत दफ़ा मंगवाए हैं, अच्छी क्वांटिटी होती है वो, 2 टाइम एक सर्विंग 2 टाइम चल जाती है आराम से, वो 200-250 रुपये में आपका आराम से गुजारा हो जाता है। नाश्ते के लिए मैं हमेशा क्या करता था कि अंडे लेके आके तो मैं ऑमलेट बना देता, ब्रेड में ऑमलेट खाता था, और मैगी नूडल्स भी मैं काफ़ी खाई हैं, अंडे खाए हैं, ऑमलेट सुबह नाश्ते में हो गया। फिर शाम को मतलब मेजॉरिटी चावल ही खाया है मैंने पिक मी ऐप के थ्रू। बाकी ये कि आपको जो फूड स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे हलाल शॉप्स भी मिल जाती हैं, जो कि सी फूड भी हलाल, और आप कह लें कि चिकन मटन ये हलाल आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो कुछ ही हैं जिनके ऊपर बाकायदा मेंशन होता है कि वो हलाल हैं।
जहाँ तक बात फ़ास्ट फूड की है, तो हर तरह का फ़ास्ट फूड अवेलेबल है। सारे फ़ास्ट फूड के ब्रांड्स KFC, मैकडॉनल्ड, हर तरह के मॉल्स में अवेलेबल हैं और हलाल हैं। KFC वहाँ पे हलाल है बिल्कुल, तो वो आप अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं। वो तो खैर बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, अगर आप शुगर मेले के लिए कभी खाना तो आप खा सकते हैं। अगर आप बजट पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अगर पैसे बचाने हैं, पैसे आपको मैटर करते हैं, तो आप आराम से ये चावल, एग फ्राइड राइस, नाश्ते में अंडे चीज़ें खा सकते हैं। दूध वहाँ पे महंगा है, ऑलमोस्ट हर चीज़ हमसे जो है ना वो डबल प्राइस पे। अगर 100 रुपये दर्जन के अगर अंडे लेट से यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पे आपको 200-250 रुपये के मिलेंगे। सेम गोज़ फॉर दूध, अगर आपको 200-250 रुपये का दूध है तो वहाँ पे आपको 400। जहाँ तक ट्रैवलिंग की कॉस्ट की बात है, अंदाज़न आप कह लें कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपको रिक्शा 200-250-300 रुपये आपसे पिकमी के थ्रू चार्ज कर लेगा। और बसेज़ जो हैं उसी डिस्टेंस पे 10 किलोमीटर पे आपको बसेज़ जो है ना वो 10-20-30 रुपये चार्ज करेंगी। तो बसेज़ वहाँ पे इतनी ज़्यादा हैं, आप किसी भी नियरेस्ट बस स्टॉप पे जाके पैदल चले जाएँ, क्योंकि श्रीलंका छोटी कंट्री है, डिस्टेंसेस वहाँ पे बहुत थोड़े हैं। तो आप किसी भी बस स्टॉप पे जाएँ, हर 5-5 मिनट के बाद, हर 2-2 मिनट के बाद पीछे से बस आ रही होती है। बहुत ज़्यादा बसेज़ हैं, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बसेज़ पर ट्रैवल करें। नहीं, अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो फिर आप टुक ले लें, वो भी सस्ता ही है। 200-250 रुपये आपको आराम से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पहुँचा देगा। चलें यार, सो आई होप दैट वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन आपका है, आप मेरे से कमेंट्स में इंशाल्लाह पूछ सकते हैं, आपसे खुल के आपकी हेल्प करूँगा। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।